चलते हैं अपनी बातचीत को, फंडामेंटल को। बाजार में तो अच्छी स्ट्रेंथ आज नजर आ रही है। हमारे साथ सुनील सुब्रमण्यम जुड़ रहे हैं, सुंदरम म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ। सुनील, आपका स्वागत है। बाजार तो बहुत ही शानदार स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है और हम कितना भी अचंभा करें, न्यू हाइज बनाया जा रहा है। खैर ग्लोबली भी चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं, बट मैं आपसे एक ऐसी बात करना चाहूँगा। हिस्टोरिकली आपका फंड हाउस जिसमें बहुत स्पेशलिटी रखता है वो है स्मॉल और मिड कैप एंड ऑफ द मार्केट। उसमें अभी भी बहुत गुंजाइश है। वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन बाजार में थोड़ा सा लैग कर रहा है। हालांकि सेंसेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी तो न्यू हाई पे, रिकॉर्ड हाई हर दिन बन रहे हैं, पर मिड कैप स्मॉल कैप, इसके बारे में यहाँ से 12 महीने में आपको लगता है कि मिड कैप स्मॉल कैप का रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा अट्रैक्टिव और यहाँ ये चलेगा? क्योंकि इंडिविजुअल पोर्टफोलियोज में मिड कैप स्मॉल कैप ज़्यादा है, तो वो लोग बड़ा मायूस हैं। अजय, आपने ठीक कहा, तो इसका एक मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। थोड़ी 2 मिनट के लिए आप सुनेंगे तो अच्छी बात होगी, राइट? प्लीज। तो क्या है कि इंडिया डिकनेक्टेड या डीकपल्ड इकोनॉमी कह रहे हैं ना वर्ल्ड से, तो मार्केट भी डीकपल्ड जो बात दिखा रहा है उसका एक ही कारण है कि कहूंगा कि ये मैथमेटिकल इक्वेशन है कि इंटरेस्ट रेट हाइक इक्वल टू रिसेशन equal to oil price fall equal to good news for India, both economy and for fund flows। ये सिंपल सा इक्वेशन लीजिए आप। तो मैं अभी आपको 2 चीज बताता हूं कि कोविड के बाद क्योंकि ऑयल की दाम घटी ना, करीबन $35 बिलियन FIIs ने अक्टूबर 2021 तक निवेश किया। अक्टूबर में जब ऑयल का दाम एकदम $125 पे पहुंच गया था ना, तब FIIs को डर लगा कि ये 83% हम तेल को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो पैसा शायद डॉलर के ऊपर हमारी करेंसी की दबाव होगी, इन्फ्लेशन पे दबाव होगी, कॉर्पोरेट मार्जिन पे दबाव होगी। तो 9 महीनों में, अक्टूबर से जून में, पूरा $35 बिलियन बाहर हट गया। जो कोविड के बाद अक्टूबर 21 तक आपको 1.5 साल में आया, वो 9 महीने में बाहर निकल गया। इतना है ऑयल का इंपैक्ट एक FII की सोच में। अब जुलाई 1 से जब फेड ने एक्चुअली रिकॉग्नाइज किया कि इन्फ्लेशन प्रॉब्लम है और इंटरेस्ट रेट हाइक करने हैं, तो नेचुरली कमोडिटी मार्केट में ऑयल 125 से गिरकर तेजी से गिरी 75 तक, फिर वापस थोड़ा 90 तक गया, फिर वापस गिरने। तो वापस क्या हुआ है कि खाली $10 बिलियन वापस आया है, जो $35 बिलियन अभी रुपए में सोचे तो 2.5 लाख करोड़ बाहर गया, तो 80,000 करोड़ ही बाकी आया है। बाकी 1,75,000 करोड़ FII का पैसा अभी वापस आना बाकी है आने वाले दिन में। तो क्या हो रहा है, ये आपने मिड एंड स्मॉल कैप की बात करी कि मार्केट अक्टूबर 21 में लाइफ टाइम हाई में पहुंचा, बिकॉज एट दैट टाइम आपको फुल FII की $35 बिलियन की बाइंग का इंपैक्ट दिखा। फिर जब उन्होंने बेचा तो मार्केट एकदम से गिर गई। अभी वापस खाली 80,000 करोड़ आए हैं, फिर भी मार्केट वापस लाइफ टाइम हाई में पहुंचा है। क्यों? क्योंकि एट द सेम टाइम जब वो खरीदारी कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर भी खरीदारी कर रहे हैं। पहले बात ऐसी नहीं थी। कोविड के टाइम में रिटेल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स बेच रहे थे और FIIs खरीद रहे थे। क्यों मैं बता रहा हूं कि ये वापसी जो लाइफ टाइम हाई में आई है, वो खाली लार्ज कैप में आई है, क्योंकि उसका कारण है कि FII का बाइंग और डोमेस्टिक ने जो खरीदारी की लार्ज कैप्स को एट द फॉल, उसको अभी होल्ड ऑन कर रहे हैं, राइट? बट आने वाले दिन में क्या होगा, जैसे ही FII की खरीदारी और बढ़ेगी, बाकी का 1.25-2 लाख करोड़ जब वापस आएगा, तो लार्ज कैप्स की वैल्यूएशन जब बढ़ेगी ना, अभी म्यूचुअल फंड मैनेजर्स कंफर्टेबल है लार्ज कैप की वैल्यूएशन पे, क्योंकि हमारी लॉन्ग टर्म एवरेज पे मार्केट अपनी लॉन्ग टर्म एवरेज के करीब ही ट्रेड हो रही है। अक्टूबर 21 के लेवल पहुंची है मार्केट, बट अक्टूबर 21 का वैल्यूएशन अभी नहीं पहुंचा है ऑन अ 1 ईयर फॉरवर्ड पी। 1 ईयर फॉरवर्ड अभी भी हम 20 के करीब है, अक्टूबर 21 में 23 के करीब थे। तो जैसे ही और FII का पैसा आएगा और फिर म्यूचुअल फंड को लगेगा अभी लार्ज कैप थोड़ी महंगी लग रही है, तो वो बेचेंगे वो स्टॉक को, FIIs को, तब वो पैसा रिलीज होकर डाइवर्ट होगा डोमेस्टिक मिड एंड स्मॉल कैप सेक्टर में, जहां पे आपको मीडियम टर्म ग्रोथ पोटेंशियल बेहतर है। तो ये एक टर्न अराउंड पॉइंट है। अब तक वैल्यूएशन इतनी नहीं बढ़ी कि म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को लगा
कि मेरे को बेचना चाहिए, एफआईएस खरीद रहे हैं तो मैं उनके हाथ में सौंप दूं स्टॉक, नहीं, इसलिए उस स्टॉक की प्राइसेस बढ़ रही है। पर जैसे ही अगले 2-3 महीने में मैं देख रहा हूं कि ये एफआईआई की वापसी, और जैसे ही फिर वैल्यूएशंस बढ़ेंगे तो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स उसको बेचेंगे, तो उस कैश को रीडिप्लॉय मिड एंड स्मॉल कैप, क्यों? क्योंकि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी एक इन्वेस्टमेंट साइकिल की स्टोरी है, एक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की स्टोरी है। ये दोनों में मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स ही हावी है, और आने वाले 6-9 महीने में आप देखेंगे कि ये म्यूचुअल फंड की बाइंग, क्योंकि उनकी ब्रॉड बेस्ड होती है, उनकी मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप अप्रोच होती है, एफआईएस का ज्यादातर निफ्टी के टॉप 100 या टॉप 150 स्टॉक्स पे ही उनका कोशिश, उनकी सोच रहती है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बढ़िया वक्त है मिड एंड स्मॉल कैप में आपको एक्सपोजर लेने के लिए, या ऑलरेडी ले चुके हैं तो जस्ट टिके रहिए। 1 साल के अंदर आप देखेंगे कि द सुपीरियर अर्निंग्स ग्रोथ ऑफ मिड कैप एंड द लिक्विडिटी जो रिलीज होगी जब म्यूचुअल फंड्स अपने लार्ज कैप स्टॉक्स को, एफआईएस को बेचेंगे, वो आके आपको एक भयंकर रैली दिखाएगी मिड एंड स्मॉल कैप में। बिल्कुल सुनील, गुड मॉर्निंग। सही, काफ़ी डीप एनालिसिस कर आपने इस पर अपनी बात रखी, लेकिन अब आते हैं सेक्टर्स पर, और कई सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं जो कि सेक्टर्स को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा दे रहे हैं। केपेक्स थीम की अगर बात करें, कई सालों के मुकाबले घरेलू केपेक्स जो इस वक्त रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचता हुआ दिखा है, जिसका सीधा फायदा कैपिटल गुड स्पेस को पड़ता है। सेक्टर स्पेसिफिक चाल कैसे देख रहे हैं इस वक्त मार्केट्स की? तो मेरे लिए 3 बहुत उम्दा सेक्टर्स दिख रहे हैं अगले साल, 1.5 साल, 3 साल के आउटलुक में। सबसे पहले मैं कहूंगा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। कारण इसका है कि एक तरफ रिटेल लेंडिंग ने बैंक को अब तक आगे बढ़ाया, मगर कॉर्पोरेट लेंडिंग की कैपेक्स की साइकिल अभी शुरू हो रही है। और क्या होता है कि कैपेक्स साइकिल में जो बोरिंग होता है स्मॉल एंड मिड कैप, वहां पे उनको रिटर्न ज्यादा मिलती है बैंक्स को। सेकेंड चीज यह है कि एनपीए साइकिल ऑल टाइम लो पे है, और कॉर्पोरेट डेट टू जीडीपी भी करीबन 60% के लेवल से 46% तक गिर चुकी है, और क्रेडिट ग्रोथ आप देख रहे हैं 15 से 17% पर एनम पे बढ़ रही है। और आरबीआई का रेट हाइक, उन्होंने खाली 30-35 बॉइस ही अपने डिपॉजिट्स में रेट बढ़ाया, मगर फ्रेश लोन्स में 100 बेसिस से ज्यादा उन्होंने अपना लेंडिंग रेट बढ़ा दिया। तो सबकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ रही है, और कॉर्पोरेट का जो नया साइकिल अभी शुरू हो रहा है उसके कारण बैंक्स को बहुत फायदा होगा, टॉप क्वालिटी एनबीएफसी को फायदा होगा। इसलिए मैं कहूंगा कि बैंकिंग मेरा नंबर 1 पिक है। मानते हैं कि टू सम एक्सटेंट ये पब्लिक नॉलेज है तो वैल्यूएशन भी बढ़ी है, मगर फिर भी एक कंसिस्टेंट ग्रोथ आपको वहां सेक्टर में मिलेगी। सेकंड, मैंने कहूंगा कि पहले कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन का साइकिल बढ़ने को है, क्योंकि 2 साल से समर एक वॉश आउट हो चुकी है बिकॉज ऑफ कोविड फर्स्ट वेव सेकंड वेव, ऐसी बात के कारण। इस समर में मैं देख रहा हूँ, दिवाली में भी अपने देखा कि ऑनलाइन सेल्स बहुत जबरदस्त बढ़ी थी, मगर इस समर में मैं एक कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन का ब्लो आउट समर सामने दिख रहे हैं। तो मेरे लिए कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस सेकंड पिक होगी। कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल्स में क्या है कि आपको गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स तो कुछ दिन से चल रही है, अभी पीएलआई वाले कैपेक्स भी शुरू हुई है, मगर रिटेल प्राइवेट सेक्टर का जो कैपेक्स है वो धीरे धीरे अगले 16-18 महीने में बढ़ेगा। तो लॉन्ग टर्म में 3 से 5 साल के लिए ये कैपिटल गुड्स पिक्स अच्छी होगी, मगर शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि कैप गुड सप्लायर्स का प्राइस मूवमेंट बहुत अलग तरीके से होता है, क्योंकि इनिशियल प्राइस मूवमेंट ऑर्डर बुक के हिसाब से बढ़ता है, अर्निंग्स बाद में फॉलो करती है। तो आप कैप गुड्स में निवेश करेंगे, सडनली आप देखेंगे वैल्यूएशन बढ़ जाएंगे, कोई कहेंगे ये बहुत महंगी लग रही है, क्योंकि ऑर्डर के एग्जीक्यूशन के बाद ही ईपीएस दिखेगा। तो उसमें थोड़ा लंबी अवधि टाइम देने की जरूरत है, मगर इट्स अ गुड टाइम टू स्टार्ट पिकिंग कैपिटल गुड्स ओरिएंटेड सेक्टर। तो ये मेरे 3 बड़े पिक्स होंगे, बैंकिंग, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में मैं चाहूंगा कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी है, ऑटो सेक्टर भी है, और हाउसिंग सेक्टर भी है। सुनील जी, एक चीज़ और बताइए, आपका कोई सरकारी बैंक का फंड था क्या, जिसमें आप सिर्फ टिपिकली सरकारी बैंक लेते थे? नहीं, सरकारी कंपनियों का फंड था, मैंने उसको बंद कर दिया, क्योंकि क्या हुआ कि जब जोश वो था कि सरकारी में बहुत डिसइन्वेस्टमेंट और डाइवेस्टमेंट होगा, और एक्चुअल रियलिटी में वो नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी कंट्रोल पब्लिक सेक्टर के हाथ में था, तो मैंने वो फंड को बंद कर दिया था। वो 10-15 साल की बात है। अब पब्लिक सेक्टर बैंक में क्या होता है ना, तो प्रॉब्लम यह है डिम्पी कि एक वैल्यूएशन गैप ऑलवेज। अभी भी आप देखिए जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन की स्प्रेड देखें, प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा है, पब्लिक सेक्टर का बहुत कम बड़ा है। हाँ। तो पब्लिक सेक्टर में क्या है, अभी वक्त अच्छा है, क्योंकि
दो चीज है, एक बहुत डिस्काउंट पे है तो डिस्काउंट नैरो हो सकता है, और दूसरी बात है कॉर्पोरेट लेंडिंग का वक्त जो सामने आ रहा है उसमें पब्लिक सेक्टर का ज्यादा शेयर है, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर में उनका एक्सपोजर बहुत बढ़िया है। मेरे को इतना ही पता करना था सर आपसे सुनील जी कि आप वापस से शुरू करोगे नया फंड सरकारी वाला? पैसे तो बहुत हैं आपके पास, थोड़े बहुत आप चाहें तो इधर उधर हमें नहीं, वो क्या है भिजवा कि सकते सरकारी कंपनियों में पैसा तब मिलता है जब वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे देते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में हाथ दे देते हैं तो नो लॉन्गर वो सरकारी कंपनी होती है। तो ये क्या हो गया कि वो फंड को लॉन्च करके मेरे को जल्दी क्लोज करना पड़ेगा, बिकॉज स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट जब होती है, जब अनलॉक होती है वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एम्बेडेड वैल्यू ऑफ द लैंड, द रियल एस्टेट, द प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ ऑपरेशंस, द मार्केट ओरिएंटेशन, ये सब प्योर पब्लिक सेक्टर रहने में ना इनका एक लिमिट होता है, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार को डिविडेंड्स चाहिए होती है पब्लिक सेक्टर कंपनियों से। तो अपने इंडस्ट्री में री इन्वेस्ट करने के बगैर जब सरकार को चाहिए डिविडेंड तो भरपूर डिविडेंड सरकार को दे देते हैं। ये प्रोफेशनली एज अ कंपनी एज अ सेक्टर प्रॉब्ली सही डिसीजन नहीं होगी, मगर गवर्नमेंट के हिसाब से उनको पैसा चाहिए होगा। तो इसलिए एक लॉन्ग टर्म बेट मैं पब्लिक सेक्टर में लेने की कोशिश अभी नहीं करूंगा। ऑलराइट सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए।